खुदा भगवान ईश्वर जो है वो अल्टीमेट प्रोग्रामर कैसे है? क्या खुदा ने पूरी कायनात, ये पूरी मुमकिनात, ये जितना भी एग्जिस्टेंस है, क्या वो सारा कुछ जो है वो कोडेड है? क्या वो प्रोग्राम्ड है? क्या वो किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम पे चल रहा है? क्या ये जितना भी कुछ आप देख रहे हो, ये किसी स्पेसिफिक डायमेंशनैलिटी या फिर किसी स्पेसिफिक पैराडाइम पे बेसिस पर बनाया गया? आखिर रियलिटीज क्या है? किस तरीके से ये दुनिया जो है वो पूरी कोडेड फॉर्मेट में एक इकोसिस्टम को डिजाइन किया गया है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं कि क्या गॉड अल्टीमेट प्रोग्रामर है? अगर है तो कैसे? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो को रिश्ते आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअलिटी में गॉड जो है, जिसको आप परमात्मा, ईश्वर, भगवान, एलोहिम, बाहिवा, अल्लाह, जिस भी आप नाम से याद रखते हैं, क्या वो एक्चुअलिटी में एक अल्टीमेट प्रोग्रामर है पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का? इस पे बात करते हैं कि क्या हम ये कहते हैं जब भी कि ईश्वर, भगवान, खुदा जो है वो ये कायनात चला रहा है, ये दुनिया चला रहा है, तो क्या ये एक मेटाफोर है या एक्चुअलिटी में ये फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के लॉ से बाउंडेड है? हम मेटाफोर में बात करें या एक्चुअलिटी में वो नंबर्स और वो वेरिएशंस जो है वो एग्जिस्ट करती है? एक्चुअली में एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है, चीजें चल कैसे रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं, मैं बड़ा आराम आराम से जो है वो इस पर आज डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आज बात समझते हैं कि अगर आप रिलीजन की लाइट में देखें, मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं बल्कि रिलीजन एज एन एंटिटी ट्रीट करके आज चलूंगा और उस पर बात करूंगा। तो अगर आप रिलीजन देखें, फिलोसफी देखें या साइंस देखें, अगर आप ये तीनों डिसिप्लिन या फिर प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर एक मुझे फील जो होता है वो ये है कि तुम सारे लोग जो है वो सही सवाल पूछ रहे हो लेकिन गलत लैंग्वेज में पूछ रहे हो। मतलब अगर आप रिलीजन, फिलोसफी, साइंस, इन हर एक चीज को देखो तो आज हम जो है वो कंप्यूटेशन के एज में, मतलब हम हर चीज को जो है वो टेक्नोलॉजी या मैट्रिक्स या फिर साइंस या फिर नंबर्स, हर चीज से जो है वो रिलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में जो पहले आज से 1000, 2000, 3000, 10,000 ईयर्स पहले से जो है वो चीज़ें नंबर बेस्ड ही हैं, नंबर के अराउंड ही जो है वो रिवॉल्व करती है। लेकिन बस हम तक जो है वो वर्डिंग से पहुंचाई गई ताकि हम समझ पाए, लेकिन उसका जो बैक एंड है वो हमेशा से नंबर पे ही बेस्ड था। अगर आप कुरान में चैप्टर्स की बात करो तो वो एक स्पेसिफिक है। अगर आप वेदास की बात करो तो वो 4 वेद है। अगर तुम बात करो कि नंबर ऑफ आया कितनी है कुरान में, तो वो भी फिक्स है। अगर तुम बाइबल के ऊपर बात करो तो फिर वो भी फिक्स है। अगर तुम 4 हेवनली बुक्स के ऊपर बात करो तो वो भी 4, वो फिक्स है। यानी कि हर चीज जो है वो नंबर ड्रिवन है, नंबर से जो है बाउंडेड है। तो आज अगर मैं बात करूं कि जिस एज में हम लोग जी रहे हैं, जो कि कंप्यूटेशन की एज है, तो यहाँ पर हर चीज जो है वो एक सिस्टम के थ्रू अंडरस्टैंड की जाती है। हर चीज जो है वो सिस्टम ड्रिवन है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो, जो कि आज काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है, या फिर स्टिमुलेशन हो किसी भी चीज़ की, इस दुनिया के वर्ल्ड्स की, या फिर अगर आप गेम थ्योरी पढ़ते हो उसकी, हर चीज़ जो है वो एक सिस्टम ड्रिवन अप्रोच रखती है कि जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर उसका वायोलेशन होता है तो वहां पर पेनल्टी अप्लाई होती है, और अगर आप रूल बेस्ड काम कर रहे हो तो फिर आपको वो सिंक्रोनस प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन होके चलता रहता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो एक आइडिया है जिसमें हम बात करते हैं क्रिएटर का आइडिया, जिसने इस सबको बनाया, इस सबको क्रिएट किया, अगर उस पर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फील होता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। जो लोग समझते हैं कि ये जो क्रिएटर का आइडिया है ये काफ़ी ज़्यादा ओपिनिएटेड है या फिर ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो कुछ लोग एथीस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग थीस्ट बन जाते हैं। सबके अलग अलग इनकम और उसके बेसिस पे आउटपुट होता है। क्या वो इनकम कर रहे हैं और क्या वो आउटकास्ट कर रहे हैं, वो सबका अलग अलग चीज़ें होता है। लेकिन हर जगह पे एक होप की बात होती है। अगर कोई एथीस्ट भी है तो फिर वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, तो फिर वो साइंस भी उसकी एक होप है, एक उसका वे आउट है, एक उसका सोल्यूशन है, एक उसका पाथवे है कि जिसके अराउंड जो है वो बात करता है। यानी कि हर इंसान को किसी न किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है कि जिसके बिना पे वो सारी चीजें डिफाइन कर पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे वो साइंस हो या रिलीजन हो या फिलोसफी हो या अल्टीमेटली वो गॉड हो या जिसको हम एनर्जी कहते हैं वो। अब अगर हम गॉड को डिफाइन करना चाहे ना, मतलब मैं बड़ा जनरिक होकर डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं गॉड को डिफाइन करना चाहूँ तो बड़ा सिंपली स्टार्ट करते हैं। जितने भी रिलीजन्स हैं और जितनी भी फिलोसफीज हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो ताओइज्म हो, ज़ोरास्ट्रिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, डिफरेंट रिलीजन्स हो, वहां पे गॉड के कुछ कोर एट्रीब्यूट्स जो है वो बताए जाते हैं। जो भी गॉड है उसके कुछ कोर एट्रीब्यूट्स है, कुछ खास एट्रीब्यूट्स जो है वो हमेशा डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल नोइंग, यानी कि गॉड जो है, खुदा जो है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो सब कुछ जानता है। ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है जो बड़ा कॉमन है
irrespective of religion. सेकंड जो है वो है ऑल पावरफुल, यानी कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो थर्ड है वो स्पेस और टाइम की बियॉन्ड है, यानी कि स्पेस और टाइम की जो क्वांटिफिकेशन है उसमें गॉड आता नहीं है, उसमें वो समाता नहीं है, उसमें जो है वो भाता नहीं है, वो उसके बियॉन्ड है। क्यों बियॉन्ड है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज जो मैंने बनाई है, मैं उस पर कंट्रोल रखता हूँ, मैं उसकी नॉलेज रखता हूँ, मैं अपने आप में वो ऑडासिटी रखता हूँ कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूँ, और मैं उसका कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन वो चीज मेरा कंट्रोल नहीं रखती। सही। इसीलिए जो टाइम एंड स्पेस है उसका क्रिएटर गॉड है। हर चीज जो अभी आप जानते हो, पहचानते हो, सुनते हो, समझते हो, सबका जो क्रिएटर है वो गॉड है। तो हमेशा जो क्रिएटेड है वो हमेशा छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल साइज की होगी, किसके कंपैरिजन में? क्रिएटर के कंपैरिजन में, यानी कि जो बना रहा होगा। तो इस रिफ्लेक्शन में हमेशा जो चीज बन रही है वो छोटी है, वो सुपरलेटिव नहीं हो सकती, वो छोटी है। जो बनाने वाला है, जो उसका कंट्रोलर है, जो उसका मास्टर है, जो उसका क्रिएटर है, वो हमेशा जो है वो उससे बड़ा होगा, विशाल होगा, विराट होगा, ह्यूमंगस होगा, ऑप्यूलेंट होगा, कोलोसल होगा। ये बात बड़ी क्लियर है। अब अगर हम लोग यहाँ पर रुक के सोचे और देखें तो हमको कुछ स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शंस जो है वो यहाँ पर बात करे ना करे, बात वो अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ लॉजिकल बेसिस पे अगर आप देखें, एल्गोरिथमिक थिंकिंग के ऊपर देखें, तो फिर की जो सिस्टम लेवल प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअलिटी में जहां से हम ले रहे हैं, जहां से हमें वो लाइक इंस्पिरेशन मिल रही है, वो कहीं और से नहीं मिल रही है। एक्चुअलिटी में ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, या फिर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, ये जो है सारा कुछ जो है वो हम उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ले रहे हैं। और आजकल जो अगर हम लोग समझे आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में, 21st सेंचुरी 2026 में वो कैसे एप्लीकेबल है, जरा ये सुनते हैं। ऑल नोइंग यानी कि सब जानने वाला, अगर मैं रिलेट करूं सिर्फ जेंजी के लिए, या फिर जो मॉडर्न लाइक डे स्कॉलर्स है, या फिर मॉडर्न डे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनसे रिलेट कराना चाहूँ तो कैसे? तो ऑल नोइंग जो है, अगर आप जा रहे हैं तो हर चीज जो आज हमारे सामने है वो डेटा है, डेटा पॉइंट है। हर चीज जो हम समझ रहे, देख रहे, जान रहे, पहचान रहे, वो डेटा पॉइंट है। ऑल नोइंग का मतलब क्या होता है? यानी कि हर चीज जानने वाला। तो अल्टीमेटली कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में, कंप्यूटिंग की डिसिप्लिन में, या फिर कंप्यूटिंग की नैक में मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टम के पास सारी चीजों का एक्सेस है, सारी चीजों का डेटा है। तो वो जो एट्रीब्यूट है गॉड का, उसकी रिप्रेजेंटेशन मैं कहूंगा, हर चीज जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। गॉड की जितनी भी क्वालिटीज है वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन या फिर उसकी मैनिफेस्टेशन अपने आप में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गॉड बहुत काइंड है तो आपको अच्छे लोग दिख जाएंगे। अगर गॉड जो है वो बहुत ज्यादा जस्ट है, जस्टिस करता है, तो यहाँ पर आपको जस्ट लोग भी दिख जाएंगे। अगर गॉड जो है वो सब जानता है, तो आप आज के जमाने में उसकी जो एग्जाम्पल या फिर उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये देखो कि ऑल नोइंग वो कंप्यूटिंग लैंग्वेज में कैसे डेटा के थ्रू आप सारी चीजें जानते हो। तो फिर जो ऑल नोइंग वाला है उसका मतलब ये कि गॉड के पास सारी चीजों का एक्सेस है, सारे डेटा का एक्सेस है गॉड के पास। तो कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं थियोलॉजी को, तो गॉड जो है वो है कि जिसके पास सारे डेटा का एक्सेस है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो ये, अगर उसके पास सारी डेटा का एक्सेस है, उसके पास सारे वेरिएबल, सारे कांस्टेंट्स, सारे इंटरेक्शन, सारे रिकॉर्ड, सारे लॉग्स, हर चीज का एक्सेस। और उसके पास जो ऐसा एक्सेस है कि उसके डेटाबेस में से कोई चीज कोई डिलीट नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे। अगर आप मोबाइल डिवाइस में जाते हो, आप खुद जो है वो कुछ डिलीट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअलिटी में जो गॉड का डेटाबेस है वहां पर जब तक वो खुद ना चाहे तुम उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर थियोलॉजी को हम कन्वर्ट और ब्रेक डाउन करके सिस्टमैटिक कंप्यूटेशन के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सेस है गॉड के पास कि जो उसका एट्रीब्यूट है ऑल नोइंग, वो अगर मैं आज की लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो फिर उसके पास सारे डेटा पॉइंट्स का एक्सेस है, इसलिए जो है उसके पास ऑल नोइंग की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आगे बात करूं ऑल पावरफुल, जिसके उसका मतलब होता है जिसके पास सारी चीजों का कंट्रोल हो, यानी कि हर चीज का कंट्रोल जो है वो उसके पास हो। तो एक प्रोग्राम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? अगर कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम आप लिखते हैं कि जिसमें सारी चीज़ आपने डिफाइन कर दिया, फंक्शंस हो गए या फिर क्लासेस हो गई, या फिर उसके अंदर आप डिफरेंट पेलोड लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं, रिकर्शन करते हैं, उसके अंदर जो सबसे पावरफुल होता है वो कौन होता है? वो होता है कि जो रूल को डिफाइन करता है। यानी भी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो रूल्स को डिफाइन करता है, उन रूल्स को बताता है, उन रूल्स को स्टैब्लिश करता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उस पेरिफेरी में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
तो यहाँ पर एक रूल डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक नोशन है। क्या क्या चाहिए होता है? फिजिक्स, फिजिक्स के थ्रू जो है वो आप रूल डिफाइन करते हो। लॉजिक, लॉजिक के थ्रू जो आप कंस्ट्रेंट्स ले आते हो। और पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसके थ्रू आप बाउंड्री सेट करते हो कि आखिर कहाँ पे जो है वो चीज़ें कैसे जो है वो इंट्रैक्ट करेगी उस स्पेसिफिक प्ले एरिया में। तो फिजिक्स, लॉजिक और पॉसिबिलिटी, ये तीन चीजें जो है वो आप इसके थ्रू जो है वो रूल डिफाइन करते हो। और जो ये तीनों को डिफाइन करता है वो एक्चुअलिटी में जो सारा गेम है वो कंट्रोल करता है। तो रियलिटी को कौन कंट्रोल करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी है क्या वो ऑप्शनल है? या मैं अगर पूछूं टाइम डायलेशन, तो क्या टाइम डायलेशन जो है वो एडजस्टेबल है? या अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस की, तो क्या एग्जिस्टेंस डिफाइंड है? अगर मैं बात करूं कि या ये जितना भी कुछ हो रहा है ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअली में रूट लेवल अथॉरिटी है, यानी कि गॉड के पास हर चीज जो है उसकी अथॉरिटी है, तभी वो रूल डिफाइन करने वाला भी है। वो फिजिक्स के लॉज भी डिफाइन करता है, वो लॉजिक के कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन करता है, और वो हर चीज की पॉसिबिलिटी भी रखता है। इसलिए कुरान में भी एक चैप्टर में गॉड कहता है कि ये दो एंड्स है दुनिया के, तुम निकल के दिखाओ तो दिखाओ, तुम नहीं निकल सकते। यानी कि वहां पर उसने वो बाउंड्रीज डिफाइन कर दी कि अगर तुम इससे निकलना भी चाहोगे तो तुम नहीं निकल सकते। ये इसकी ब्यूटी है, ये इसका लाइक ऑडेसिटी है कि गॉड इस तरीके से चीजें कहता है, चाहे वो ग्रेविटी हो, टाइम डायलेशन हो, एग्जिस्टेंस हो, हर चीज के जो डेफिनेशन है वो गॉड के थ्रू होती है। और गॉड के पास ही सारा पावर है, क्योंकि वो उन तीनों चीजों का कंट्रोल रखता है, फिजिक्स का, लॉजिक का, और आपके पास पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज का। आगे बात करते हैं बियॉन्ड टाइम के ऊपर बात करते हैं। अगर कोई चीज बियॉन्ड टाइम है तो उसका मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज जो है आउटसाइड द क्लॉक सिस्टम में, मतलब एक क्लॉक चलती रहती है ना, उससे क्या बाहर जाया जा सकता है? और गॉड के रेफरेंस पे हम ये बात कैसे कर रहे हैं, आइए समझते हैं। एक अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें टाइम एग्जिस्ट करता है। अगर आपने पढ़ा हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ एन स्क्वायर, बहुत सारी चीज़ होती है। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे कि आखिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इजी लैंग्वेज में जो मेमोरी का एलोकेशन होता है किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करने में, उसको हम कहते हैं जितना उसमें टाइम लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। हम अगर इसमें बात करें कि एक प्रोग्राम में टाइम एग्जिस्ट करता है, तो क्या कोई चीज उसके बाहर हो सकती है? क्या कोई चीज उसके बियॉन्ड हो सकती है? तो उसके पहले और उसके बाद की बात करते हैं, है ना? उसके पहले और उसके बाद की बात करते हैं। तो जो टाइम होता है उसके हम पहले और बाद की बात करते हैं। तो टाइम से पहले कुछ नहीं और टाइम के बाद कुछ नहीं। टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल टर्म है। अगर मैं गॉड के रेफरेंस में बात करूं तो एक प्रोग्रामर जो है वो हमेशा एक्सपीरियंस जो है उसका टाइम जो है वो प्रोग्राम के बिना पे नहीं होता। मतलब एक प्रोग्रामर एक्सपीरियंस टाइम जो है वैसे नहीं होता कि जैसे प्रोग्राम करता है। यानी कि प्रोग्राम जब रन होता है तो वो अपना स्पेसिफिक टाइम जो है वो डिफाइन करता है। जो प्रोग्रामर है वो उसको प्रोग्राम को डिफाइन करता है। फिर वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके बेसिस पे एक उसका स्पेसिफिक टाइम और स्पेस की ऑक्यूपेंसी होती है। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है जब वो प्रोग्राम रन हो रहा हो जिसकी वजह से टाइम के अंदर डिफरेंस आ, या फिर वो मैनिपुलेट हो या मॉडिफाई हो या उसके अंदर चेंजेस आए या फिर उसको ऑगमेंट किया जाए, उसको फैब्रिकेट किया जाए। क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पॉज हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है, फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, डीबग हो सकता है। तो ये जब आप किसी सिस्टम में कर रहे होते हो तो फिर वो टाइम जो है वो रियल साउंड करता है। यानी कि हर एक छोटे से एक्शन पे टाइम में डिफरेंस आता है। जबकि जब जब प्रोग्रामर हर चीज डिफाइन कर रहा होता है तो वो एक जनरिक डिफाइन कर रहा होता है। लेकिन जब एक्चुअलिटी में प्रोग्राम रन होता है तो उसके बेसिस पे जब वो डिबगिंग स्टेजेस आती हैं, कभी एरर आ गया तो वो रुक गया, कभी बहुत तेज चल गया क्योंकि इनपुट बहुत छोटा था, कभी बहुत बड़ा इनपुट था या प्रोग्राम में ऐसा इनपुट दिया गया कि जो बहुत कमोजल था कि जिसकी वजह से जो है वो टाइम ज्यादा लग गया। तो उस तरीके से गॉड ने हमारी लाइफ को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमारे एक्शंस के बेसिस पे हमारा टाइम का लाइक मैनिपुलेशन होता है, ज्यादा कम। कभी कहता है अच्छे काम करो, अच्छे से जियो, गलत हरकतें मत करो। तो फिर वो टाइम का जो एक बड़ी रिलेटिव चीज है। टाइम बहुत रिलेटिव चीज है, जैसे आइंस्टाइन भी कहता है इस बारे में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो टाइम बड़ी रिलेटिव चीज है। तो गॉड ने रूल्स डिफाइन कर दिए, अब आप उसमें कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे चीजें कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो है वो आप अपना टाइम का मैनिपुलेशन करते हो और टू एंड फ्रो मोमेंट उसमें होता है। तो किसी भी सिस्टम में टाइम जो है वो रियल साउंड करता है।
लेकिन उसके बाहर वो सिर्फ एक पैरामीटर है। यानी कि बनाने वाले के लिए टाइम एक पैरामीटर है, लेकिन एक्चुअलिटी में जब आप उस लाइक स्टिमुलेशन में आते हो या फिर एक सिमुलेशन में आते हो या अपने आप को सिमुलेट करते हो उस सिमुलेशन में, तो वो तुम्हें टाइम रियल फील होता है, जबकि बाहर जो बनाने वाला है उसके लिए सारा कुछ जो है एक पैरामीटर या फिर एक वेरिएबल है। अब सिमुलेशन एनालॉजी क्या होती है, कैसे होता है, अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कि एक सिमुलेशन चल रही है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक केस सिनेरियो चल रहा है कि जिसमें एंटिटीज जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, चीजें जो है बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और रूल्स जो है वो गवर्न कर रहे हैं बिहेवियर को। अगर आपने कहीं पौधा लगाया, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आपने वहां पर रूल डिफाइन कर दिए कि अगर ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, और फिर टाइम के साथ धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा है, गवर्न हो रहे हैं रूल्स के बेसिस पे, और टाइम जो है वो फ्लो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अगर तुम इमेजिन करो कि एंटिटीज जो है अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, कैसे कि वो तुमसे पूछने लगे वापस से आके कि हमें किसने बनाया, यानी कि वो जो एवोल्यूशन हो रहा है एक स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पे, और टाइम जो है वो फ्लो हो रहा है, अगर वो इंटेलिजेंट हो जाए, वो एवोल्यूशन में जो एंटिटीज प्रेजेंट हैं, और वो पूछें कि हमें किसने बनाया, तो अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम उनके लिए इनविजिबल हैं, हम उनके लिए अनटचेबल हैं, हम उनके लिए जो है वो बियॉन्ड फिजिक्स है, लेकिन हम एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर कोई चीज बड़ी हो रही है किसी एक स्पेसिफिक डायमेंशन में, और टाइम के साथ जो है वो फ्लो हो रहा है, और हमने उसको सेटअप करके छोड़ दिया है, तो वो जब बड़ी होने लगे और थोड़ा इंटेलिजेंट होने लगे, तो वो पूछेंगी आपस में, या क्रॉस क्वेश्चन करेंगी, या ब्रेनस्टॉर्म करेंगी, हमें किसने बनाया। तो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो हम उनके लिए बहुत रिमोट हैं, हम उनके लिए एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम रूल्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ों को चला भी रहे होते हैं, हर चीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से हम उनके लिए रिमोट है, वो सॉलिटरी है, हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जबकि हम पूरा पूरा गेम जो है वो हम ही चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड है। तो हमने जो है अब इसके अंदर एआई एज अ मिरर के ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि लर्न, अडैप्ट और मेक डिसीजंस वाली पे, लेकिन इसको मैं पार्ट 2 में करूंगा कि पार्ट 2 में एआई एज अ मिरर कैसे काम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, थियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड टॉपिक है, तो मैं फिलोसफी, नंबर्स, मैथमेटिक्स को थियोलॉजी कनेक्ट करके आपके सामने बताता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है ना इस टाइप के टॉपिक्स में, और काफी ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। और आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थोड़ा सा लाइट और सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, तो बड़ा आपको आराम से समझना होगा। और सेकंड पार्ट 2 जो है, इसमें हम ऐसे बात करेंगे एआई एज अ मिरर कैसे काम करता है, कि जिसके अंदर 3 मेथोडोलॉजीज होती है, लर्न, अडैप्ट और मेक डिसीजन, सब पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिए लास्ट में मैं हमेशा वही कहता हूँ, टॉपिक कोई भी हो, वीडियो कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, बात वही है कि तू नहीं है, बस वही है।